नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशा भटनागर है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ अवेया फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर की। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि मैम मैंने सारे टेस्ट कराए, मेरे सारे टेस्ट की रिपोर्ट ठीक आई है, मैं इतने समय से शादीशुदा हूँ, हमें इंटरकोर्स करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है मैम? क्या कारण है? क्या ऐसी वजह है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी मतलब जो भी टेस्ट किए जा सकते हैं वो किए जा चुके हैं और उसके बावजूद सारे टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन फिर भी पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो रहा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पास जो भी टेस्ट हैं वो या तो फीमेल के किए जा सकते हैं या मेल के किए जा सकते हैं, लेकिन उन दोनों को मिला करके एम्ब्रियो एक ऐसी चीज़ है जो उन दोनों को मिला के बनती है। तो हमारे पास जब तक हम नॉर्मल इंटरकोर्स करते हैं या IUI करते हैं, हमारे पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि हम उस एम्ब्रियो के बारे में जान सकें। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बेसिकली हमें प्रेगनेंसी होने के लिए हमें 5 चीज़ें चाहिए। हमें अच्छा अंडा चाहिए, अच्छा स्पर्म चाहिए, ट्यूब्स खुली हुई होनी चाहिए, बच्चेदानी की झिल्ली अच्छी चाहिए और इन चारों चीज़ों का आपस में कोऑर्डिनेशन चाहिए। अगर हम देखते हैं कि सीमेन का काउंट और मोटिलिटी अच्छी है, अगर हम देखते हैं कि हमने HSG किया है और ट्यूब्स खुली हुई हैं, अगर हम देखते हैं कि पेशेंट की रेगुलर साइकिल्स हैं, अल्ट्रासाउंड किया गया है और ओवुलेशन हो रहा है अल्ट्रासाउंड में, और उसके बाद में पेशेंट की लाइनिंग भी बहुत अच्छी है, यूट्रस की लाइनिंग, एंडोमेट्रियम झिल्ली जिसे हम कहते हैं, वो भी बहुत अच्छी है, और उसके बावजूद भी पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब इन चारों चीज़ों के कोऑर्डिनेशन में, इन चारों चीज़ों के आपस के इंटरेक्शन में कहीं ना कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सीमेन के परफॉर्मेंस में हो सकती है, प्रॉब्लम एग की क्वालिटी में हो सकती है, प्रॉब्लम ट्यूब्स में हो सकती है। हो सकता है कि ट्यूब्स खुली हुई हैं लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रही हैं, मतलब उनका काम है एग को पिक करना, उनका काम है एग और स्पर्म को आपस में मिलाना, उनका काम है एम्ब्रियो को वापस यूट्रस तक लाना। हो सकता है कि ट्यूब खुली तो हुई है लेकिन किसी बाहर, ट्यूब के बाहर कोई एडहेजन है जिसकी वजह से उसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है, या अपनी जगह पे वो चिपक चुकी है, उसकी मोटिलिटी खत्म हो चुकी है, या उसके अंदर जो सीलियां हैं जो एग और स्पर्म को मूव करते हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, ट्यूब के अंदर स्कारिंग है जिसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर पा रही है। या ये हो सकता है कि एग और स्पर्म मिलकर के जो एम्ब्रियो बना रहे हैं वो एम्ब्रियो बहुत अच्छा नहीं है, वो डे 5 तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो उसमें जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है या यूट्रस के इम्प्लांटेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहा है। कारण पे डिपेंड करता है उसका इलाज। अगर हम ये कहते हैं कि पेशेंट को रेगुलर साइकिल्स आती हैं, ओव्यूलेशन हो रही है, तो फर्स्ट स्टेप है कि हम एक IUI का साइकिल करें। IUI के साइकिल में हम जो सर्वाइकल फैक्टर होता है, कई बार ऐसा होता है कि सर्विक्स के अराउंड कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं जो स्पर्म को हार्म करती हैं और स्पर्म यूट्रस में और ट्यूब में नहीं पहुंच पाता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि हम बाहर सीमेन लें, उसको हम वॉश करें, उसमें से सारे डेब्रीज को निकाल दें, बेस्ट स्पर्म्स को हम सेलेक्ट करें जो कि मूव करते हैं और हम उनको यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर दें। दैट इज़ कॉल्ड इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। फर्स्ट स्टेप यही होता है। अगर हमने 2 साइकिल IUI के किया है और फिर भी पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब सर्वाइकल फैक्टर नहीं था, कोई और रीज़न है। हम इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं IVF के जरिए। मैंने कहा पहला फैक्टर ट्यूब है। जब हम IVF पे जाते हैं हम ट्यूब को बाईपास कर देते हैं, हम एग्स को बाहर निकाल लेते हैं। जब हम एग्स को बाहर निकालते हैं, हम दूसरा फैक्टर है एग क्वालिटी, हम उसको ओवरकम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक्चुअली एग की क्वालिटी को चेक करते हैं, हम बेस्ट एग्स को सेलेक्ट करते हैं, और हम उसके अंदर तीसरा फैक्टर था स्पर्म उसको फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है। तो जब हम बेस्ट एग्स को सेलेक्ट करते हैं, हम बेस्ट स्पर्म को सेलेक्ट करते हैं और हम ICSI करते हैं, तो हम उस फर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम को और पेनिट्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हम ये चेक करते हैं कि ना सिर्फ अच्छा एग लिया जाए, ना सिर्फ अच्छा स्पर्म लिया जाए, हम एग और स्पर्म को आपस में मिला देते हैं और उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो एम्ब्रियो कैसा बन रहा है। चौथा फैक्टर था एम्ब्रियो क्वालिटी। हम एम्ब्रियो को 3 तरीके से चेक करते हैं।
टाइमलाइन के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, उसके सारे सेल्स इक्वल हैं कि नहीं, और उसमें कहीं कोई फ्रेगमेंटेशन तो नहीं है। टाइमलाइन का मतलब है डे 3 पे 8 सेल का बना कि नहीं, डे 5 पे ब्लास्टोसिस्ट बना कि नहीं, क्या सारे सेल्स बराबर हैं, उसमें कोई फ्रेगमेंटेशन तो नहीं है। सबसे बड़ी चीज़, डे 3 टू डे 5 एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज होता है एम्ब्रियो में। उससे पहले वो सारे सेल्स एक ही तरीके के होते हैं। डे 3 टू डे 5 वो 2 सेल लाइन में डिवाइड करते हैं, एक बनाता है बेबी और एक बनाता है एम्ब्रियो। सो जब हम IVF करते हैं और हम एम्ब्रियो को डे 5 लेके जाते हैं, हम एक्चुअली ये चेक करते हैं कि ये 2 सेल लाइन्स में डिवाइड हुआ कि नहीं, और वो दोनों सेल लाइन्स ठीक से चल रही हैं कि नहीं। जो बाहर की ट्रोफोएक्टोडर्म होता है वो प्लेसेंटा बनाता है, जो इनर सेलुलर मास होता है वो बेबी बनाता है। यहाँ पे एक मेजर चेंज होता है कि जीनोमिक एक्टिवेशन ऑफ एम्ब्रियो होता है, मतलब पैटर्नल फैक्टर रोल प्ले करता है। सो हम ये अगर डे 5 पे एम्ब्रियो अच्छा बना है तो हमें बताता है कि एक्चुअली एम्ब्रियो में उतनी दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है और अगर कोई रीज़न है तो हम जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं एम्ब्रियो का और फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एम्ब्रियो जेनेटिकली नॉर्मल है कि नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हमने 2 बार अच्छा एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया, लाइनिंग अच्छी थी, सब कुछ अच्छी थी, फिर भी उसके बाद हमें रिजल्ट नहीं मिला, तो हम एक्चुअली एक छोटा सा टेस्ट कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं हिस्ट्रोस्कोपी या एरा टेस्ट। एरा मीन्स एरा एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एसे, जो हमें बताता है कि इस पेशेंट का पर्टिकुलर विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन किस टाइम पे आता है, और हम उसका पर्सनलाइज्ड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी पेशेंट का 90 घंटे भी होता है, किसी पेशेंट का 140 घंटे भी होता है। तो इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि किस घंटे पे, किस टाइम पे उस पेशेंट का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना चाहिए ताकि हमें रिजल्ट मिले। अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं, बाय द एंड ऑफ इट पेशेंट या तो प्रेग्नेंट हो जाएगा या एटलीस्ट हमें समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ थी, क्या दिक्कत आ रही थी, कहाँ पे हमें करेक्ट करना है और क्या हमें रिजल्ट दे सकता है। ये था अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी और उसके बारे में जानकारी। अगर आपके इस बारे में और कोई सवाल हैं या आप जानना चाहते हैं इस बारे में, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।